उबर, नेटफ्लिक्स और अमेजन जैसी कंपनीज शुरुआत में तो बहुत सिंपल थी, लेकिन बाद में ये सुविधा के हार्बिंजर बन गई। इन्होंने इंडस्ट्रीज को रीशेप किया और यूजर एक्सपीरियंस के लिए नए बेंचमार्क सेट किए। उन्होंने उन सर्विसेज तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया जो पहले बिखरी हुई, इनकंसिस्टेंट और इनकन्वीनियंट थी। हालांकि जैसे जैसे ये कंपनीज बढ़ी, वैसे वैसे उन मार्केट्स पर उनका कंट्रोल भी बढ़ता गया जिनको उन्होंने कभी लिबरेट किया था। इससे ऐसी प्रैक्टिसेस हुई जिनकी बहुत आलोचना हुई। जैसे जैसे ये जायंट्स कंपनीज फैली, फोकस धीरे धीरे मोनोपोली तोड़ने से हटकर उन्हें बनाने पर शिफ्ट हो गया। जो कभी इनोवेशन की खोज थी, वह अक्सर डोमिनेशन की स्ट्रैटेजी में बदल गई। इस एस्से का यह हिस्सा बताता है कि कैसे पुराने जमाने के नेक मिशन स्टेटमेंट धीरे धीरे मार्केट में सबसे ऊपर रहने की होड़ में बदल गए हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में उबर का डिसरप्टिव एंट्री टेक्नोलॉजी की इनोवेट करने की पावर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। सिंपल एक ऐप के जरिए ड्राइवर्स को राइडर्स से कनेक्ट करके उबर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रीडिफाइन किया। हालांकि इसका शुरुआती चार्म कंपटीशन को खत्म करने के लिए की गई स्ट्रेटेजिक चालों की वजह से थोड़ा कम हो गया है। उबर के मॉडल के दिल में जो सुविधा थी, उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ट्रेडिशनल टैक्सीज को कम आंकने के लिए कट थ्रोट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी रही है, लेकिन इससे सस्टेनेबिलिटी और फेयरनेस पर सवाल उठे हैं। आज की रेगुलेटरी और कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस इसके शुरुआती फैसले का सीधा नतीजा है, जिसमें एक्सपेंशन को सबसे ऊपर रखा गया था, जिससे टेक जायंट्स के बीच एक कॉमन नैरेटिव का पता चलता है। नेटफ्लिक्स ने शुरुआत में अपने कस्टमर सेंट्रिक मॉडल से दर्शकों को आकर्षित किया। एक फ्लैट फीस पर अनलिमिटेड स्ट्रीमिंग। कंटेंट कंजम्पशन में इस रेवोल्यूशन ने न केवल टीवी देखने के तरीके को बदला, इसने बदला कि हम क्या देखते हैं। बिंज वॉचिंग और ओरिजिनल कंटेंट का एक युग शुरू हुआ, जिसने ट्रेडिशनल नेटवर्क्स को चैलेंज किया। फिर भी जैसे जैसे नेटफ्लिक्स को एक मैच्योर मार्केट का सामना करना पड़ रहा है, उसकी स्ट्रैटेजी में कीमतों में काफी बढ़ोतरी और उसके सर्विस टियर का रिस्ट्रक्चरिंग शामिल है, जिसने यूजर लॉयल्टी को टेस्ट किया है। ये मूव्स बढ़ती कंटेंट कॉस्ट और स्टिफ कंपटीशन के सामने डोमिनेंस और प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखने की उसकी जरूरत को दर्शाती है, जो मार्केट पावर के मजबूत होने के साथ कंज्यूमर से ज्यादा निकालने की ओर व्यापक इंडस्ट्री ट्रेंड को दर्शाती है। एक ऑनलाइन बुक स्टोर से ग्लोबल मार्केटप्लेस तक अमेजन का जर्नी एडेप्टेबिलिटी और मार्केट पेनिट्रेशन का एक केस स्टडी है। इसका कंज्यूमर फर्स्ट अप्रोच, तेजी से डिलीवरी टाइम की अपनी अथक खोज से एविडेंट, ने इसे लाखों लोगों के जीवन में एक जरूरी चीज बना दिया है। फिर भी इस सर्विस के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। एक ऐसा इकोसिस्टम जो कंज्यूमर्स को अमेजन के विभिन्न प्रोडक्ट्स पर निर्भर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सुविधा के साथ साथ अमेजन ने ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप और इंप्लीमेंट की हैं जिनके बारे में क्रिटिक्स का तर्क है कि ये मोनोपोलिस्टिक हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग टैक्टिक्स से लेकर कॉम्पिटिटर्स से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक्सटेंसिव डेटा का इस्तेमाल करने तक, अमेजन की प्लेबुक में मार्केट डायनामिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर की एक सोफिस्टिकेटेड समझ शामिल है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में एक बड़ी चर्चा को प्रेरित करती है। डार्क पैटर्न, छिपे हुए प्रभावित करने वाले। डार्क पैटर्न्स धोखेबाज डिजाइन टैक्टिक्स हैं, जिनका इस्तेमाल कई टेक कंपनीज कंज्यूमर्स को ऐसे फैसले लेने के लिए प्रेरित करने के लिए करती हैं जो उनके हित में नहीं हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए फायदेमंद होते हैं। ये कंफ्यूजिंग कैंसिलेशन प्रोसेस से लेकर मिसलीडिंग ट्रायल पीरियड तक हो सकते हैं। ये तकनीकें हालांकि टेक जायंट्स के लिए एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन जिस स्केल पर इन्हें लागू किया जाता है, उसकी वजह से ये खास तौर पर प्रॉब्लमैटिक हो गई हैं। ये उस फ्री चॉइस को डिस्टॉर्ट करते हैं जो कंज्यूमर्स के पास होनी चाहिए, डिजिटल कंज्यूमर इंटरेक्शन की एथिकल बाउंड्री को चैलेंज करते हैं। प्रीडेटरी प्राइसिंग कंपटीशन का साइलेंट हत्यारा। प्रेडेटरी प्राइसिंग कॉम्पिटिटर्स को खत्म करने के लिए टेम्परेरी रूप से कीमतें कम करने की स्ट्रैटेजी लंबे समय से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। डीप पॉकेट वाली टेक कंपनीज छोटे बिजनेसेस की कीमत पर अक्सर लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म में लॉस उठाने का खर्च उठा सकती है। यह हिस्सा बताता है कि कैसे ऐसी स्ट्रैटेजी न केवल कंपटीशन को रोकती है, बल्कि मार्केट डोमिनेंस हासिल हो जाने के बाद लॉन्ग रन में कंज्यूमर्स के लिए ऊंची कीमतों और कम ऑप्शंस की ओर ले जाती है। एसेंशियल सर्विसेज। जब टेक ओवररीच एक पब्लिक कंसर्न बन जाता है,
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कंपनीज हेल्थ केयर, एजुकेशन और यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी एसेंशियल सर्विसेज में एक्सपैंड होती है, उनका प्रभाव हमारे जीवन के और भी क्रिटिकल एरियाज में फैलता जाता है। ये एक्सपेंशन उन सेक्टर्स में उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रभावों के बारे में काफी चिंताएं पैदा करता है, जहां कंज्यूमर चॉइस सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं बल्कि फंडामेंटल नीड्स और राइट्स के बारे में है। एसेंशियल सर्विसेज में टेक कंपनियों का इंटीग्रेशन इनोवेशन और एफिशिएंसी ला सकता है, लेकिन इससे ऐसी डिपेंडेंसीज भी पैदा होने का खतरा है जो पब्लिक इंटरेस्ट की सेवा नहीं कर सकती है। इस सेक्शन के केस स्टडी ऐसे सिनेरियोज को दर्शाते हैं जहां टेक मोनोपोली संभावित रूप से रोजमर्रा की जिंदगी के एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सकती है, इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करती हैं कि ऐसे सेक्टर्स को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए और कॉर्पोरेट ओवररीच से कैसे बचाया जाना चाहिए। निष्कर्ष: डिजिटल युग में कंज्यूमर सॉवरेंटी को पुनः प्राप्त करना। इनोवेटिव स्टार्टअप से लेकर डोमिनेंट मोनोपोली तक टेक कंपनियों का जर्नी इनोवेशन और मार्केट कंट्रोल के बीच संतुलन के बारे में एक सावधान करने वाली कहानी है। जबकि इन कंपनियों ने निर्विवाद लाभ लाए हैं, उनका विकास महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है, जिसके लिए सतर्क रेगुलेटरी प्रतिक्रियाओं और एक अधिक सूचित और व्यस्त जनता की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऐसा माहौल बनाना महत्वपूर्ण है जहां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंज्यूमर राइट्स और कॉम्पिटिटिव मार्केट की कीमत पर न हो। मजबूत निरीक्षण, ट्रांसपेरेंसी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की एडवोकेसी करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डिजिटल युग सभी के लिए सच्चे अपॉर्चुनिटी का समय बना रहे, न कि केवल शक्तिशाली लोगों के लिए एक खेल का मैदान। हमारे डिजिटल भविष्य का रेजिलियंस अतीत से सीखने और वर्तमान में डिसाइसिवली रूप से कार्य करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।